सो पंकज आ जाओ, ट्रेल इन्फो दे दो थोड़ा। फोक्स एवरीवन ट्रेल इन्फो बताएंगे आज का कितना डिस्टेंस होगा और कितना टाइम में पहुंचना है। सो पंकज जी बताइए। ओके टीम, आज का जो ट्रेल है वो रहेगा हमारा 70% असेंड और 30% फ्लैट, ठीक है। और हम जाएंगे गांव के बीच से होके, ठीक। और लास्ट में जो लास्ट गांव है वहाँ पे हमारे लिए वाटर रिफिल कर सकते हैं, हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर जहाँ पे हमारा असेंड आज 70% खत्म हो जाएगा, वहाँ से हमें माउंटेन्स दिखेंगे, ग्लेशियर वाले माउंटेन्स, चौखम्बा, ये सब ऊपर जाके आपको बताएंगे। लिफ्ट क्या है सबकी स्टैंड हो रही है ना वैसा बैक की अच्छी है, ऐसा नहीं लिफ्ट इट, कीप इट ऑन योर नी, हां नी पे रखोगे, देन पुट इट 8.5। Abhishek, how's the Josh? Hi. Very high. Super. Hiloni, how's the Josh? Hi sir. दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा देवरी ताल का चंद्रशिला ट्रैक का दूसरा दिन। यहाँ से हमारी ट्रैक की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर पहले ही हम लोग सारी बेस कैंप से निकले हैं। सुबह के इस वक्त 9:30 या 10 बज रहे होंगे और बेस कैंप से निकले हुए हमें मुश्किल से 5 मिनट हुए। And we are moving ahead towards देवरी ताल today, which is 4 kilometers from here. आज का सफर ज्यादा लंबा नहीं है। मौसम काफी अच्छा है आज का। कल रात को बहुत तेज बरसात हो रही थी, बट आज सुबह उठते ही काफी साफ मौसम हो गया है, धूप अच्छी निकली हुई है। दोस्तों माटू माटू चलते चलते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। नीचे हमारा सारी के बेस कैंप है जो यहाँ से नज़र आ रहा है। अभी भी कुछ लोग सारी बेस कैंप से चलते हुए आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से माटू माटू चलते चलते हम आज पहुँचेंगे देवरी ताल, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हम लोग मेन रोड के पास आ चुके हैं और यहाँ से ही रास्ता निकलेगा देवरी ताल का। और जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं पहाड़ों के। देखो सामने तीन जो है वो है चंद्रशिला पीक सामने। वो तो चंद्रशिला है जो इधर है, ये सामने, ये देखिए सामने नजर आ रहा है, ये वाले ये है, इसे कहते हैं चंद्रशिला पीक। इधर का साइड का ब्लैक माउंटेन, ये तो चंद्रशिला, इधर का ब्लैक माउंटेन, और ये है लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक माउंटेन। हमें जाना है यहाँ पर रहेगा चंद्रशिला की तरफ, हमें जाना है। तो अगले 2 दिन का जो हमारा सफ़र रहेगा वो चंद्रशिला की तरफ चढ़ाई हमें चढ़नी है। तुंगनाथ टेम्पल के बाद फिर हमें पीक समिट करना है। तो आज हमारा पहला दिन है एक्चुअली ट्रैक का। कल ही हम लोग पहुँचे थे सारी, जो कि 6600 फीट की हाइट पे है। तो कल हमने रात में यहाँ पर रेस्ट लिया और आज हम निकल पड़े हैं देवरी ताल कैंप के लिए। तो देवरी ताल कैंप आज पहुँचेंगे, दोपहर तक पहुँच जाएंगे 2 बजे तक, और उसके बाद फिर हम अगले दिन आगे की चढ़ाई करेंगे। माटू माटू में धीरे धीरे चलते हैं, नई नई शादी है, अच्छी अच्छी बातें करते हुए चलते हैं। कहाँ की जल्दी हो रही है, इस तरीके से वो लड़की उसको समझाती है। हेलो हेलो नहीं, हेलो अभिषेक। सिल्वर, ये वाला है आपका सिल्वर ओक ट्री, और जो मेरे पास बिल्कुल ग्रीन है, इधर से भी ग्रीन और इधर से भी ग्रीन, तो ये है ग्रीन ओक ट्री। 2 तरह के ओक ट्री तो ये रहे आपके, और उसके बाद होते हैं आपके पाइन ट्री, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले, ये है आपका हमारा उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर रेडोडेंड्रॉन। तो दोस्तों ये सामने जो देख रहे हो, ये जो पेड़ है ये है ग्रीन ओक ट्री, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है ये है सिल्वर ओक ट्री। ट्री है इसका, जिसमें जो फ्रूट लगता है उसे बोलते हैं हीसर। हीसर फ्रूट का नाम सुना होगा। अच्छा। वो जो फ्रूट का टेस्ट होता है, पहले थोड़ा मीठा, उसके बाद खट्टा। चलते ही जा रहे हैं। चलो माटू माटू, हल्लू हल्लू चलो।
टुवर्ड्स देवीताल। चंद्रशिला पीक सामने दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और ये सारे इंडिया हाइस के अलग अलग प्रांतों से आए हुए ट्रैकर्स बढ़ते हुए देवीताल की ओर खूब जोश हर्ष और उल्लास से भरे हुए। राम राम आंटी। और जो ये सामने माउंटेन दिख रहे हैं ना, माउंटेन सामने, जिसका वो टिप जो ऐसा टिप वाला है, हाँ वो जो बादलों से ढका हुआ है, हाँ वो है ब्लैक माउंटेन। एवरीथिंग ब्लैक, वो सामने ब्लैक पीक। अभी तो बर्फ वो दिख रहा है उधर। व्हाइट बर्फ गिरती है पर नॉर्मली उसका जो रॉक और वो है silver black जो tip। है ना, पूरा वो ब्लैक दिखता है, ब्लैक पीक। और जो ये सरफेस है ना, यूं इस तरीके से बादल के इधर की साइड का जो सरफेस है ना, इधर की साइड, ये सरफेस, ये है बिसूड़ी माउंटेन लेक। बिसूड़ी, हाँ लेक है वहाँ पे। दैट इज टेक्निकल क्लाइंबिंग, या आराम से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा चढ़ना है, आराम से भी हो सकता है वो। और लंबा ट्रैक है, मतलब 3-4 दिन लगते हैं उस वहाँ तक पहुँचने में। वहाँ जाएंगे हम। नहीं बिसूड़ी माउंटेन लेक है ना, वहाँ नहीं जाने बिसूड़ी वाला। माउंटेन लेक इस 14,000 फुट पे है। अच्छा 14,000 फुट। और जो आपका जो ब्लैक माउंटेन है, जो टिप जो दिख रही है, वो है 1600 फुट, यानी 16,000 फुट। 16,000 फीट की हाइट पे है। और जो अच्छा। इस साइड के जो एरिया में ये साइड का आता है ऐसे ब्लैक माउंटेन है, और इधर की साइड जो बीच में जो मिल रहा है वो रेंजेस है, ब्लैक माउंटेन की रेंज। और जो यहाँ है हमारा चंद्रशिला, राइट हैंड साइड में चंद्रशिला है। हाँ जो बीच वाला है, जो बीच वाला, ठीक है, हाँ, वो बीच में चंद्रशिला है हमारा, उसकी रेंज है इधर चंद्रशिला रेंज। हाँ। और बिसूड़ी और ब्लैक माउंटेन रेंज। अच्छा आपने ब्रह्मकमल जानते हैं? ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल जानते हैं पहाड़ों में। ब्रह्मकमल नीचे पहाड़ों में बिसूड़ी खिलता है। माउंटेन क्या है? फूल येलो है। फ्लावर, एक येलो फ्लावर होता है, काफी बड़ा। क्योंकि वो जो वो ब्रह्मकमल होता है, उसके लिए सब कुछ अच्छे से करना होता है। एक मतलब पूजा पाठ, नहाना धोना विदाउट शूज, तभी मिलेंगे वो आपको दिखेंगे भी तभी। वरना अगर हम विदाउट शूज विदाउट नहाए धोएंगे तो हमें तो कहीं मिलेंगे ही नहीं। वो ऐसे फ्लावर होते हैं। मतलब वो उन्हीं जगह में खिलते हैं जहाँ पर बहुत शुद्ध एनवायरनमेंट होता है, पवित्र एकदम एनवायरनमेंट होता है। हमें भी शुद्ध होके उन्हें लेना पड़ता है। और वैसे आपको रास्ते में पेड़ पे भी टंगे मिलेंगे, पेड़ पे भी। तो इसका मेन मकसद है, जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन वहाँ पे परियां चलती हैं। गढ़वाली में उसे बोलते हैं बणजियो। इसे हिंदी में मैं आपको समझाने के लिए परियां चलते हैं। जैसे अगर परियां मुझे अट्रैक्ट करे तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। माइंड डिस्टर्ब का मीन्स, मैं अगर मुझे कुछ किसी ने बोले तो मैं उसका उल्टा कर दूंगा। कुछ भी अगर किसी ने बोला यहाँ से बोले तो मैं उसको फेंकना या कुछ और चीज़ माइंड डिस्टर्ब कर देती है परियों के मतलब अट्रैक्शन होने से। लेकिन जब एक पंडित अच्छे से उस इंसान की पूजा करता है, पूजा वगैरह वगैरह जो भी उसका डोली बनती है जो पेड़ पर लटकाना होता है, सब कुछ करने के बाद अगले 2 या 3 दिन बाद उस इंसान की माइंड पटरी पे आ जाती है। पटरी पर मीन्स सामान एकदम सिंपल जैसे हम जैसे बन जाता है। अब दोस्तों फॉरेस्ट सेक्शन शुरू हो चुका है। काफ़ी स्टीप क्लाइंब चढ़ के हम यहाँ तक आ चुके हैं। लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं हमें क्लाइंब करते हुए माउंटेन्स को। एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट सेक्शन टुवर्ड्स देवरिया ताल। सारी कैंप से निकले हुए हमें लगभग 1 घंटा हो चुका होगा, और जब से निकले तब से स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। लगातार चढ़ाई है अब तक, जैसा कि मैंने दयारा बुग्याल में देखा था, लगभग उसी तरह की चढ़ाई यहाँ पर भी है। और यहाँ थोड़ी देर पे हम रेस्ट करेंगे, कुछ बातें चल रही है, चलिए सुनते हैं पंकज जी क्या कह रहे हैं और फिर आगे निकलेंगे। एक मिनट, अब हमने काफ़ी हाइट गेन कर ली है। यहाँ से देखिए माउंटेन रेंजेस का व्यू। राइट हैंड साइड में चंद्रशिला पीक, ब्लैक टिप, और वो कौन सा
सामने चौखंबा। चौखंबा, अच्छा वहाँ से यहाँ से चौखंबा भी नज़र आ रहा है। वो देख रहे हो सामने, वो है चौखंबा और राइट हैंड साइड में है चंद्रशिला रेंज। कल रात को बहुत बारिश हुई थी तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। देखो यहाँ से क्या व्यू। देखो यहाँ से चंद्रशिला पीक की रेंजेस की क्या ब्यूटीफुल व्यूज नजर आ रहे हैं। वो सामने रहा चौखंबा। So as a group, we'll be a family for next 4 days. So if anyone wants support, कुछ भी चाहिए, उनको मदद कीजिए, पानी पीजिए। तो अभी तक सबने कितना पानी पिया है? एक बॉटल हो गया, बढ़िया। So एक बॉटल देवरियाताल कैंप साइट पहुंचने से पहले खत्म होना चाहिए, जो कुछ है पानी आपका। वहां जाने के बाद आपको पानी मिलेगा, पर अभी का पानी खत्म होना चाहिए। ओके, सो अभी यहाँ पे सामने बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है एंड दीज आर ग्रेटर हिमालयाज। ये छोटे माउंटेन्स नहीं है, ये सब बड़े माउंटेन्स है, वेरी हाई पीक। ये आपको इतने नजदीक दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर हाइट। अब रोपनी क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि यहाँ एक टाइम पे वृक्षारोपण सुने, वृक्षारोपण बहुत बड़े लेवल पे हुआ है इस एरिया में। और कुछ तो जो ये सामने ये ग्रीन और व्हाइट ये लगाए हुए पेड़ पौधे हैं लोगों ने, तो कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, बहुत बड़े लेवल हुआ, तो तभी यहाँ का नाम रखा गया रोपनी मीडो। यहाँ से जो हमें दिखता है सबसे पहले, जो हमारा ब्लैक ये बिसोड़ी माउंटेन है, उसके जस्ट पीछे वो छोटा माउंटेन दिख रहा है आपको, छोटा सा एक दिख रहा है, उसे कहते हैं बलाकुन। बीच में उस सामने बर्फ है। एक छोटा सा टिक दिख रहा है, ट्रायंगल शेप, कहाँ पर? क्लाउड्स के बराबर बाजू में बलाकुन जो क्लाउड है, हाँ, उसके उसके पीछे। राइट साइड में। अच्छा हाँ, अच्छा ओके, उसके बाद जो फॉरेस्ट एरिया जैसा नहीं लग रहा आपको पेड़ पौधे, उसी के ठीक पीछे है नीलकंठ, और थोड़ा आगे आने पे वो हल्का सा जो दिख रहा है वो है आपका सोतोपन सुना होगा नेम। सोतोपन, नीलकंठ, बहुत बड़े माउंटेन, पीछे है नीलकंठ, वेरी बिग माउंटेन। ठीक, और उसके बाद सीधा हमारा ये आता है चौखंबा। ये दिख रहा है वो सामने, चौखंबा मेन है। माउंटेन इन चौखंबा। दैट इज चौखंबा। चौखंबा के इस साइड, पूरे इस साइड को है, चौखंबा के इस साइड पहला जैसे ही खुलेगा, पहला आपको मिलेगा जानूकोट, उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे तो मंदानी ट्विंस टावर, थोड़ा और आगे मंदानी ट्विंस टावर और येमबोक एक माउंटेन है, उसके बीच में भागीरथी 1 2 3 माउंटेन दिखते हैं, वो दिखेंगे आपको चंद्रशिला पहुंचने का। ठीक है, उस येमबोक, जब येमबोक मिलता है आपको पहला येमबोक, उसके ऐसे पीछे एक ऐसे में पार्ट्स है, वो है खर्चकुंड। थोड़ा आगे आओगे तो सुमेरु के सीधे आगे साइड जाओगे तो सीधा ही सबसे ऊपर जो माउंटेन होगा, क्योंकि दिख नहीं रहा अभी, वो माउंटेन आपका केदारनाथ, जो केदारनाथ के मंदिर के पीछे का जो पर्वत है ना, वो केदारनाथ। और जो केदार पर्वत के जो इस तरीके से जैसे केदार पर्वत यहाँ पे खड़ा है, तो ऐसे एक पर्वत ऐसे भी आएगा, वो है केदार डोम। So, और दो जब है, केदार मेन एंड केदार डोम। जब केदार पर्वत के इस साइड और इस साइड आओगे तो आपको उसके बाद मिलेगा भारत कुंटा, और आगे आओगे तो आपको मिलेगा तलाई सागर, उसके आगे आपको भृगु पर्वत, उससे आगे आपको मिलता है लास्ट छोटा सा पॉइंट बचता है आपका बंदरपूछ, जो यहाँ से दिखते हैं। और देवताल की मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा, देवताल को माउंटेन का मिरर माना जाता है, मिरर। यही उसकी सबसे खास मतलब एक तरह से प्रचलित होने की वजह रही है। एक लेक देखने के लिए लोग, भले एल्पाइन लेक है लेकिन छोटी है, अगर लेक देखना है तो नैनीताल जा सकते हैं लोग, बस वोटिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन लोग देखते हैं माउंटेन, और वो भी मिरर के हिसाब से, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव। ओके, और तो शाम को लगाएंगे इसकी एक तरह से डिटेल में कहानी क्या है देवरियाताल, ये मैं शाम को देवरियाताल में लगाऊंगा। आता है मक्कू मठ उसका शीतकालीन घर है तुंगनाथ का। और जब ये वाला मक्कू मठ
जो ये वैली है इनको याद रखना, ये वैली, ये कथा में मतलब जब अब मैं आपको कहानी लगाऊं तो ये समझ में आ जाएगी, वैली ये वाले याद रखिए। और एक दूसरा उखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर है। अगर कोई मतलब पंच केदार होते हैं, पंच केदार के अगर जगह जगह नहीं जा सकता है तो वो ओंकारेश्वर मंदिर में आ सकता है, पंच केदार के पिंडी रूप में दर्शन कर सकता है। पंच केदार की जो मूर्तियाँ जो वहाँ हर जगह होती है वो एक समूह एक जगह पर इकट्ठा होती है उखी मठ में। उखी मठ की भी एक कहानी है, लेकिन ये कहानी का सेक्शन अलग से होगा। ओके, सो अभी तुंगनाथ पे डोर्स क्लोज रहते हैं विंटर्स में, डोर्स बंद रहते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज बिफोर द विंटर्स जो मूर्ति है तुंगनाथ की वो मुक्कू मठ में आके रखते हैं। सो आप जाते वक्त व्हेन यू आर गोइंग बैक टू ऋषिकेश, आपको अगर जाना है तो पहले ही बात करके यू कैन विजिट मुक्कू मठ और वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। पंकज सबको टीम बढ़िया, चलते रहो। हेलो एवरीवन। यहाँ से काफ़ी सारी स्नोफॉल दिखनी शुरू हो गई है। हमने लगभग आधा से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया है एंड थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अपने कैंप साइट में। देवरी ताल के कैंप साइट में पहुँचने वाले हैं। मैं सबसे पीछे हूँ, काफ़ी सारे लोग आगे हैं, ऑलरेडी निकले हुए हैं। कुछ लोग यहाँ बर्फ़ से खेल रहे हैं, बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं देवरिया ताल जो है उसके पास पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ से थोड़ी देर के बाद हमारा कैंप आ जाएगा, देवरी ताल कैंप साइट, जहां हम जाएंगे अभी। और यहां से व्यूज नजर आ रहे हैं देवरिया ताल के। दोस्तों सामने जो लेक देख रहे हो ये है देवरिया ताल लेक। सारी से लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 4 किलोमीटर की ट्रैक करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी खूबसूरत लेक है और ये लेक जो है दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ज़्यादा गहरी है। बताया गया है कि अभी इसकी जो गहराई है वो 80 मीटर्स तक है, तो इसमें जाना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, नज़दीक जाना, क्योंकि काफ़ी गहरी लेक है। तो दूर से ही इसका आनंद लेंगे नज़ारे का। पीछे पूरे माउंटेन रेंजेस नज़र आ रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए, और चारों तरफ ये पेड़ों से और ओक ट्रीज से घिरी हुई ये लेक है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसे आसपास में ही हमारा जो कैंप साइट है देवरी ताल का, इसके आसपास में ही है। हमें यहाँ से वॉक करके थोड़ी दूर आगे की ओर जाना है, जहाँ पर हम आज कैंप साइट में रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कैंप साइट में जाएंगे कल। तो आज का हमारा काफ़ी रिलैक्स डे, हम काफ़ी जल्दी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी मेरे ख्याल से 2 भी नहीं बजे होंगे कि हम यहाँ पहुँच चुके। तो हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा दिन पड़ा है अभी, और ठंड बढ़ रही है। हवा तो ठंडी है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि मुझे ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पड़ रही है। बट जैसे ही सूरज ढलेगा तो यहाँ ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और हमें लेयरिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी मल्टीपल लेयर्स पहनने पड़ेंगे।
के टाइम में भी एम्प्टी नहीं है, हमेशा पानी मिलेगा। देखो यहाँ से माउंटेन रेंजेस के व्यूज़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सामने है देवरिया ताल लेक और उसके पीछे ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस। तो दोस्तों देवरिया ताल तो हमने देख ली, बहुत ही खूबसूरत लेक लगी हमें, पहाड़ों से घिरी हुई लेक। ये बहुत ही खूबसूरत अल्पाइन लेक है। इसकी हाइट है 7,700 फीट फ्रॉम सी लेवल। और अब इसी के पास में हमारा कैंप साइट है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। ये रास्ता आप देख रहे हो सामने जो ट्रेल बनी हुई है, इसी रास्ते से होकर के आज के जो देवरिया ताल का जो कैंप साइट है वहाँ हम जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो टेंट लगे हैं देवरिया ताल में, ये भी जो टेंट्स है पहले जो सारी बेस कैंप था वहाँ की तरह ही टेंट्स लगे हैं, जिसमें कि 8 लोग रुक सकते हैं आराम से कंफर्टेबली। और इसके बाद जो कैंप साइट होगा वहाँ पर हमें ट्विन शेयरिंग वाले हिलमैन टेंट मिलेंगे। और यहाँ पर व्यूज़ बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखो सामने। ओके दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मैं देवरिया ताल कैंप साइट। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से कैंप साइट कैसा है। ये है रास्ता कैंप साइट का। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो लोग यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट खुद से भी आते हैं यहाँ पर देवरिया ताल में, क्योंकि इसका रास्ता बड़ा आसान है। आप सारी विलेज पहुँच करके आराम से देवरिया ताल 4 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रैक करके खुद से पहुँच सकते हो। यहाँ पर रहने के लिए टेंट्स वगैरह है और खाने पीने के लिए कुछ होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए कि यहाँ पर कुछ नंबर भी दिए हुए हैं रागी कैंप के। ये 2 नंबर आप देख लीजिए और पॉज करके नोट कर लेना। और उसके बाद फिर आगे हेवन हिल्स कैंप है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ नीचे क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। यहाँ पर कई सारे टेंट्स लगे हुए हैं। ये है हमारा इंडिया हाइक्स का देवरिया ताल में कैंप साइट। यहाँ की जो हाइट है 7,841 फीट है एंड 2,390 मीटर्स। और ये रहे हमारे बड़े टेंट्स जिसमें आज नाइट का हमारा स्टे होने वाला है। हमारे जो ट्रैकर्स हैं ऑलरेडी इन टेंट्स में सेटल डाउन हो चुके हैं, अपना अपना टिफ़िन लेके निकलने वाले हैं। बहुत शानदार है। Very nice location.
दिखा देता हूँ के पीछे वो सामने देखो माउंटेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं, वो चौखंबा है ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर जो सनलाइट पड़ रही है ना, असली ब्यूटी चौखंबा की नजर आ रही है इस वक्त। यस नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, इतना भी नहीं है। ये सामने आपका मेन है, आपका चौखंबा जो सबसे मेन है, उसी के इधर की साइड बताऊंगा, इधर की साइड पे, ठीक है। और उसके बाद जो इस साइड में ये आ रहा है, जो बीच में ऐसा ऐसे में दिख रहा है ना, यूं इस तरीके से ऊपर से उड़ के, वो है आपका जानूकूट। जानूकूट के सीधे इधर की साइड में ऐसे में जो टावर दिख रहा है ना, वो है मंदानी ट्विंस टावर। मंदानी यस। और उसके बीच मंदानी के बीच में ऐसा वॉल से लग रहे हैं ना, वॉल से यूं इधर की साइड आ रही है। उस वॉल के पीछे हैं भागीरथी 1 2 3, जो थोड़ा यहाँ से दिखते कम है, वो चंद्रशिला से साफ साफ दिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये बादल लगे हुए हैं, उस एरिया पे आते हैं आपके येमबोक। पहले आता है आपका येमबोक, उसके पीछे का आता है आपका खर्चकुंड, उसके आएगा आता है आपका सुमेरु, जहाँ पे ये बादल लगे हुए अभी दिख नहीं रहे वो। अब जो ये सामने जो विजुअल हुआ है, वो माउंटेन है आपका केदारनाथ। जो विजुअल हुआ है, जो ये सामने सबसे ऊपर जो हल्की हल्की चोटी भी दिखने वाली है उसकी, वो है आपका केदारनाथ का माउंटेन। उसी के जस्ट पीछे से वो यूं इस तरह से जाता है, इस तरीके से, उसे बोलते हैं केदार डोम। और जब केदारनाथ पर्वत से इधर की साइड आ जाओ, तो वो जो टिप दिख रही है आपको, वो है आपका भारत खुंटा। और उसके इधर की साइड आ जाओ, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड, पूरा लेफ्ट साइड, यस। वो जो एरिया है, ये दिख रहा है आपको, वो है तलाई सागर। और थोड़ा और आगे आ जाओ तो आपको भृगु पर्वत भी दिखेगा यहाँ से थोड़ा आगे से। और इधर की साइड जब आगे इस साइड मिलते हैं, तो ये है आपका बंदरपूंछ का जो हल्का सा पैच दिखता है यहाँ से, बंदरपूंछ का। ये तो रहे यहाँ से। अब यहाँ से हल्का इस साइड में दिखता है, चौखंबा के इस साइड, ठीक है, इस साइड। तो पहला आपका दिखता है बलाकुंड। दूसरा जो ये सामने पे ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, इसके पीछे आपका नीलकंठ। उसके थोड़ा जस्ट करीब है आपका सतोपंथ, जस्ट करीब सतोपंथ। ये तो रहे यहाँ के। और जो ये चौखंबा है, इसका ठीक नीचे में है एक नंदी कुंड, दैट उसका बेस, यानी मध्य महेश्वर। पंचकेदार में जो मध्य महेश्वर है, वो इसके ठीक नीचे रहते हैं, ठीक है, उस साइड, ठीक इसके नीचे। और केदारनाथ ठीक मतलब हम मंदिर को देख रहे हैं, मंदिर के पीछे के भाग देख रहे हैं हम। जो मंदिर यहाँ पे मंदिर है, ये माउंटेन यहाँ पे है, ओके, वैली में है मंदिर उसके बीच। हाँ अच्छा, मंदिर की साइड उनके बीच में से वैलीज है, वैलीज के बीच में मंदिर है। कौन सा मंदिर है वहाँ पर? इसके नीचे केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ मंदिर है इसका। अच्छा, वही बीच में ही है। बराबर इसके बीच में ये वो माउंटेन हम मंदिर के पीछे का जो फोटो दिखता है ना, मंदिर के पीछे जो माउंटेन है, सो यही माउंटेन है वो। अच्छा, केदारनाथ के पीछे जो इनमें से कोई कंट्री जो बॉर्डर शेयर करती है यहाँ पे? ना नहीं, इसका वो साइड जो है ना, उस साइड में हिमाचल बॉर्डर आता है। नहीं, कोई दूसरी कंट्री का बॉर्डर है ना, चाइना का नहीं। मैं बताता हूँ, आप उत्तराखंड का जब भी मैप देखोगे ना, तो जो रुद्रप्रयाग जिला है उत्तराखंड के बीच में है। उसके इधर भी उत्तर काशी आता है, इधर की साइड उत्तर काशी आ जाता है, इधर की साइड आपका हरिद्वार देहरादून आ जाता है, तो इधर की साइड आपका पिथौरागढ़ और ये उधम सिंह नगर आ जाता है। लेकिन बीच में हमारा ये रुद्रप्रयाग, तो वो बॉर्डर की तरफ से नहीं है, मतलब बॉर्डर कहीं से नहीं लगता। बॉर्डर आपका उत्तरकाशी साइड इस साइड लगते हैं, बॉर्डर उत्तरकाशी देहरादून इस साइड से बॉर्डर लगते हैं। जो हमारा रुद्रप्रयाग है वो बीच में है, जो इसके पीछे बॉर्डर नहीं है, ठीक है। ओके टीम्स, महाभारत देखिए, महाभारत, तो उसी से रिलेटिव एक कहानी है इस लेक के लिए। तो बात उस टाइम की है जब पांडवास को 13 वर्ष का वनवास था। 13 वर्ष मीन्स 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो वो 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए वो भटक रहे थे इधर उधर, क्योंकि उनको अज्ञातवास मीन्स अंडरग्राउंड। और जब वो काफी दिन तक भटकते रहे, तो उनको भी प्यास लगती गई। तो उनमें से सबसे ज्यादा प्यास लगी थी द्रौपदी को। द्रौपदी एक जगह बैठी गई कि मुझे अब पानी चाहिए। तो जो भीम है, वो एक लंबा सा पेड़ देख के उस पर चढ़ जाता है कि काफी ऊपर, ताकि उसको
अगल के वातावरण जो अगल आगे उससे आगे है क्या है वहाँ। तो जब भीम ऊपर पेड़ पे चढ़ता है तो भीम को वहाँ पक्षियाँ और बबूला मीन्स बतख दिखे जाते हैं। बतख वहीं पाया जाता है जहाँ पानी हो। तो जैसे ही नीचे उतरता है भीम, जैसे नीचे उतरता है वो युधिष्ठिर के पास अपने भाई युधिष्ठिर जो सबसे बड़ा है उनके पास बोलते हैं कि वहाँ आगे मैंने पक्षियाँ और बबूले देखे हैं। तो युधिष्ठिर बोलता है ठीक है। जो अपना सबसे छोटा भाई नकुल है उसको बोलता है कि तुम जाओ पानी लेके आ जाओ। नकुल जैसे ही यहाँ पहुँचता है उसको ये लेक दिखती है, उसे भी बहुत प्यास लगी रहती है, बहुत ज़्यादा। तो वो पहले अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी उठाता है यूं उस तरीके से। जैसे ही वो इतना उठाता है तब तक एक आकाशवाणी होती है कि आप तभी पानी ग्रहण कर सकते हो जब तक मेरे क्वेश्चंस यानी मेरे सवाल के जवाब वाली स्टोरी है ना ये? हाँ, मेरे सवाल के जवाब नहीं दिए गए। तो नकुल को तो भयानक प्यास लगी थी। नकुल ने वो जो आकाशवाणी थी उसको सुनाने सीधा पी लिया। जैसे पानी पिया मूर्छित हुआ नकुल वहीं पे। तो उसके बाद नकुल के ना आने पर युधिष्ठिर ने अपने दूसरा भाई सहदेव को बुलाया कि सहदेव तुम चले जाओ, नकुल को भी देख के आ जाओ और पानी लेके आ जाना। जैसे ही सहदेव आता है, सहदेव पहले अपने भाई को देखता है मूर्छित, पर लेकिन उसको इतनी प्यास लगी रहती है वो पहले प्यास बुझाता है फिर अपने भाई को देखने आता है। लेकिन जैसे वो भी पानी उठाता है उसको भी वही आकाशवाणी होती है कि पहले मेरे क्वेश्चंस के जवाब, मेरे प्रश्न के जवाब दो तभी आप पानी पी सकते हो। लेकिन वो भी उसको वो ज़्यादा कुछ मानता नहीं, वो भी सीधे पानी पी लेता है। वो भी जैसे पीता है उस पानी को वो भी मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद आता है भीम। उसके बाद भीम आता है। भीम को तो अपने जो बल है उसी पे ज़्यादा घमंड होता है ना, जैसे घमंड था कि भाई मेरे सामने तो कोई नहीं टिक सकता इस तरीके से। भीम जब यहाँ पे पहुंचा तो भीम को भी प्यास लगी थी। भीम ने भी वही गलती की। जैसे ही पानी लिया भीम ने कहा मैं पानी पीने में कौन मुझे रोक सकता है। तो एक वो आकाशवाणी हुई, यक्ष जो आकाशवाणी कर रहे थे वो आकाशवाणी हुई। तो भीम ने भी उस आकाशवाणी को सुना नहीं और सीधा पानी पी लिया। जैसे ही पानी पिया भीम भी वहीं पर मूर्छित। वैसे क्या है अर्जुन को भी अपने गांडी अपने धनुर्धारी होने पर भी घमंड था। उसके बाद अब लास्ट में युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि क्या मेरे भाई को किसी माया जाल में किसी ने उलझा तो नहीं दिया कहीं। तो उस हिसाब से सोच के वो उनकी खोज में निकलते हैं इधर के लिए। तो जैसे वो यहाँ इस लेक के सामने आते हैं तो उनको अपने भाई लेक के किनारे पे मूर्छित पड़े मिलते हैं। वहाँ पे आते हैं युधिष्ठिर थोड़ा गुस्सा होकर बोलते हैं कि कौन ऐसा पराक्रमी है जिसने मेरे भाइयों को मूर्छित किया है। तो तब एक आकाशवाणी होती है कि इन्होंने मेरी बात मेरे प्रश्न के मतलब जवाब नहीं दिए थे इसलिए ये ऐसे मूर्छित पड़े हुए हैं। तो तब युधिष्ठिर बड़े विनम्र तरीके से बोलता है कि आप जो इन चारों भाइयों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो मुझसे पूछिए। आप अगर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो वो मुझसे पूछिए। जैसे इतना बोलता है यक्ष प्रकट हो जाते हैं उनके सामने पे। ठीक है, युधिष्ठिर के सामने यक्ष प्रकट होने के बाद यक्ष अपना पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि कलंक से भी काला क्या है। कलंक होता है उससे भी काला क्या है। नहीं, काजल से भी काला। कलंक मैंने उत्तर बोल दिया। काजल से भी काला कलंक। ओके। धरती से भी भारी क्या है। बोझ। धरती से भी भारी कर्ज का बोझ। नो, कर्ज का बोझ तो बहुत छोटा बोझ है, बहुत छोटा, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा छोटा बोझ है। धरती से भी भारी घमंड, गिल्ट, माता का समथिंग। दैट्स ऑल। माँ, एक माँ होती ना जो जिसने हमें भी जन्म दिया है इसमें वजन बनाने के लिए, तो धरती से भी ज्यादा वजनी होती है एक माँ। और आकाश से भी ऊंचा क्या होता है। वो क्या चीज है जो आकाश से भी ऊंची है। घमंड, नो आप क्या हंसे हो। आप उस टाइम जो महाभारत के टाइम है उस टाइम चले जाओ, उस टाइम के हिसाब से चले जाओ। अभी सोचोगे तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। धरती आकाश से भी ऊंचा क्या है। एब्सोल्युटली राइट। आप अपने सर में अपने पापा को ही बैठाओगे, वही आकाश से ऊंचा माना जाता है। और उसके बाद होता है आग से भी तेज ज्वलनशील क्या है। आग से भी तेज ज्वलनशील उसका जबान थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। ईर्ष्या, कटाक्ष। अरे ईर्ष्या मतलब जल होता है ना। बहुत नॉर्मल सी चीज है ये कि आग से भी तेज ज्वलनशील क्या है। गुस्सा। यस, एब्सोल्युटली राइट। क्रोध में इंसान आग से भी खतरनाक कर सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, विंड से भी तेज क्या है। विंड, हवा से भी तेज। दैट इज यस ऑफ कोर्स।
तो जब युधिष्ठिर यक्ष को अपने क्वेश्चंस के जवाब दे देता है, तो यक्ष जी बोलते हैं कि मैं आपके चारों भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, आप चुनिए आपको कौन सा भाई जीवित चाहिए। तो युधिष्ठिर बोलता है मुझे नकुल चाहिए। तो जैसे इतना बोलता है, यक्ष भी शॉक हो जाता है कि नकुल, आपके पास तो धनुर्धर अर्जुन भीम इतना बलशाली, उन्हें क्यों नहीं चूज किया आपने, नकुल को ही क्यों चूज कर दिया। तो वहाँ पे युधिष्ठिर ये बोलते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं उनकी दो माताएं थी, तो पहली माता जो कुंती है उसका बेटा तो मैं खुद हूँ, तो जो दूसरी माता माद्री है उनका भी एक बेटा होना चाहिए। तो माद्री का बेटा है नकुल और सहदेव, ये दो, तो उन्होंने नकुल को चुना। इसी चीज को शॉक्ड होके जो यक्ष जी थे, उन्होंने चारों भाइयों को इसी एक शब्द एक जवाब के लिए चारों भाइयों को जीवित कर दिया था, क्योंकि वो चाहते तो बड़े बलशाली और उनको भी जीवित कर सकते थे और उनसे पूरा वर्ल्ड जीत सकते थे, इतना बलशाली थे वो। तो यह चीज जब उन चारों को जीवित करके ये यक्ष जी अपने स्वयं उसमें आए। यक्ष एक यमराज थे जो यहाँ के इस पानी को एक तरीके से जो पानी को छानने का काम किया है वो युधिष्ठिर ने किया है उन क्वेश्चन के जवाब देके। तो जो यमराज जी जब उनके सामने अपना रूप दिखाया कि मैं यमराज ही हूँ, तो युधिष्ठिर को जो महाभारत उसके बाद जो युद्ध चलने वाला था उसमें विजय श्री का आशीर्वाद दिया गया। वो तब तक अज्ञातवास में थे। तो ये जब उनको आशीर्वाद दिया गया, वो चीज़ें सारी चीज़ कर दी गई, तो वो एक धर्मात्मा का जो टैग बोलते हैं ना, युधिष्ठिर के ऊपर जो धर्मात्मा का टैग लगा था वो सबसे पहले यहीं आके लगा था, जो उन्होंने अपने भाई में से चुनने का जो विचार देखा था, जो विचार दिया था, वही एक धर्मात्मा की निशानी होती है। उसके बाद ये तो हुई आपकी जो महाभारत की कहानी है, महाभारत में जो कहानी आती है। और एक लोकल कहानी है, लोकल्स जो यहाँ के, जो मैंने अपने ग्रैंडफादर सुनी है, मेरे ग्रैंडफादर ने भी अपने ग्रैंडफादर सुनी है। वो कहानी ये है कि कभी के टाइम पे ये जो एरियाज है, ये एरियाज आते थे राजाओं के एरियाज में, राजाओं का बड़ा विस्तार होते थे, मतलब हर जगह से आक्रमण कर करके विस्तार कर देते थे। तो राजाओं का एरिया था, राजाओं की बातें टॉकिंग होती थी देवताओं के साथ, उसमें मिलते जुलते रहते थे। तो जो नागराज वासुकी हैं उनको एक जगह चाहिए थी रहने के लिए, अपने मतलब एक जगह बनानी थी उनको, एक लेक या एक पानी का ऐसा जिसमें वो रह सके। तो जो राजा के पास बोला कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं अपने लिए लेक या अपने रहने के लिए बना पाऊँ, ये नागराज वासुकी ने बोल के। तो राजा ने कहा ठीक है, आप जहाँ पे आपकी मर्जी आप वहाँ बना सकते हैं। तो जो हमारा बेस है, जिसको मैं बोला था कि इनको भी जरा याद रखना, जो ऐसे में बेस के सामने ऐसे में ना, वहाँ बांध, हम बांध बोल सकते हैं, ऐसा ही कुछ बना रहे थे। ये नागराज वासुकी वहाँ पे अपना बांध तरीके से एक लेक जैसे टाइप का। लेकिन जो राजा के मंत्री थे उन्होंने जब वो लेक देखा तो उसके अगल बगल ओनली 20 मीटर या 50 मीटर पे बस्तियाँ थी, छोटी छोटी बस्तियाँ, जिसे आज के डेट में आप सारी समझ सकते हो, छोटी छोटी बस्तियाँ थी। तो जो मंत्री है उसने राजा के पास आके बोला वो लेक आज की डेट पे लेक है, लेकिन अगर उन बस्तियों के अंदर कुछ मतलब अनबन या कुछ और चीज़ होता है तो वो लेक न रह के सुसाइड लेक बना सकते हैं लोग। तो राजा ने फिर से नागराज वासुकी को बुला के ये बताया कि आप ऐसी जगह पे अपना वो घर या अपनी लेक बनाओ जहाँ इंसान आसानी से ना पहुँच सके, आसानी से कोई दौड़ के नहीं आ सकता है यहाँ, इसके लिए भी पूरा टाइम लगा के आना पड़ता है। तो नागराज वासुकी एक ऊपर टॉप इस चोटी इस साइड पहुँचे तो उनको एक छोटा सा जगह मिली। तो फिर वो अपनी कुंडली बना के वहाँ पे, और जो उनकी पूंछ से है धीरे धीरे पानी निकलता रहा, ऐसे कहीं टाइम बीतता गया तो एक लेक का निर्माण हुआ था। तो वो जो नागराज वासुकी थे वो हर मंगलवार को अपना पूरा फन निकाल के हर किसी को दर्शन दिया करते थे इसी लेक में से। लेकिन जो एक जोगी जोगनी होते हैं ना, जिसके पूरा राख रूख लगा रहते हैं सारे शरीर पे, नाचते गाते इस तरीके से रहते हैं, वो यहाँ पहुंचे। उनको जिद थी कि हमें नागराज वासुकी को देखना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो रात भर वो बजाते रहे और नाचते रहे जब तक वो खुश नहीं हुआ या गुस्सा करके नागराज वासुकी आए ना बाहर। कई दिन हुए उनको बजाते गए। तो जब वासुकी ज़्यादा ही वो हो गए तो वासुकी जी बाहर आके उनके सामने आ गए
दर्शन देके उनको अपने साथ अपने समुद्र के अंदर खींच लिया साथ साथी में। और तब से बोला जाता है ना तो नागराज वासुकी तब से कभी दिखे हैं, ना ही उन्होंने कभी दर्शन दिए, ना ही वो दो जो जोगी जोगनी थे वो किसी ने देखे हैं। ये है जो ये वाली जो मैंने अभी लगाई है ये आपको कहीं लिखित नहीं मिलेगी, ठीक है, ये कहीं भी लिखित नहीं है। और तीसरे में जो यहाँ जन्माष्टमी का एक मेला होता है इस एरियाज में, तो जन्माष्टमी का जो मेला होता है और जो हमारा सारी गांव के अगल बगल के जो गांव है वहाँ से डोली आती है इस एरिया के लिए यहाँ पे। तो उसी डोली के साथ साथ नागराज वासुकी का भी एक मॉडल आता है, नाग का, पूरा नाग का, तो उसके लिए समर्पित यहाँ वो मॉडल भी आता है। और वो डोली भी आता है जो जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे डोली बन के भी आती है। ये तो रहा। अब उसके बाद जब ये वाला देवताल एक्सपीडिशन हुआ था, जब भी देवताल एक फॉरनर ने एक्सपीडिशन किया था सबसे पहले, वो देवताल जब पहुंचा तो उसको ये खाली ताल था उस टाइम, देवता उसको क्या पता कि देवताल भी कुछ है, तो केवल ताल था। उसने यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको ये पूछा कि इसका नाम क्या है, तो यहाँ के लोकल्स ने कहा द्यूरिया ताल। तो जो DEROI ये लिखा हुआ है ये द्यूरिया ही लिखा हुआ है। अगर देवरिया ताल बोलूंगा तो देवरिया ताल की स्पेलिंग होती है DEUR, इस तरीके से आगे जाती है, लेकिन इस तरीके से नहीं है, वो द्यूरिया में है। द्यूरिया ताल एक गढ़वाली शब्द लेटर है और वही आज के दिन में प्रचलित भी है। जो देवरिया ताल एक शुद्ध हिंदी है। उस टाइम लोग उतना हिंदी नहीं जानते थे, लोगों को केवल गढ़वाली आती थी, उन्होंने सीधे बोलते कि द्यूरिया ताल, तो उसने भी समझा द्यूरिया ताल, तो वो आज के दिन तक प्रचलित है ये द्यूरिया ताल यानी देवरिया ताल। जो इसकी गहराई है ये जांची गई है, ये वाली गहराई 80 मीटर इसकी गहराई है। गहराई ऐसे है यूं, मतलब लेक इस तरीके से और ऐसे एकदम, और इस तरीके से ऐसे है इसकी लेक। ये रही यहाँ की लेक। और एक साइंटिफिक जो मैंने अपने हिसाब से रिसर्च किया है इस एरिया में, क्योंकि मेरा घर है, मैं यहाँ छोटे बचपन से आता हूँ। तो जब माउंटेन ऐसा होता है, अगर ज्वालामुखी उद्गार होगा तो सबसे पहले माउंटेन के ऊपरी छोर को हिट करेगा, क्योंकि ये हल्का होता है। और जैसे वो इसको हिट करेगा तो वो एक तरह से बांध बनाएगा, हल्के हल्के बांध, और जो बांध बनाने के बाद ज्वालामुखी ठंडा होने के बाद एक ओखल जैसा बन जाएगा वहां पे। तो धीरे धीरे पानी रिसने के बाद, पानी भरने के बाद एक लेक निर्माण हो सकती है। ये तो एक ज्वालामुखी का है। दूसरा है आपका एस्टेरॉइड, उल्का पिंड। जब भी कोई उल्का पिंड जो जमीन जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में कांटेक्ट में आता है, उल्का पिंड पे आग लग जाती है घर्षण के उसके। लेकिन कोई उल्का पिंड इतना बड़ा रहा हो कि जो उस घर्षण के बाद भी खत्म ना हो के यहाँ आके उसने विस्फोट किया हो। जैसे यहाँ आके उसने विस्फोट किया होगा, एक ऑटोमेटिक एक गड्ढा बन जाता है यूं इस तरीके से। जब एक उल्का पिंड विस्फोट करता है तो उससे भी धीरे धीरे पानी निकल के एक लेक बन सकता है। ये है साइंटिफिक, जो आपको इसको देख के लगता है। ये रही आपकी देवरिया ताल की। अब इसके बाद पंच केदार है एक, वो उसकी कहानी मैं सुनाऊंगा आपको बनियाकुंड में। हम तुंगनाथ जा रहे हैं तो हम बनियाकुंड में उस दिन पंच केदार की कहानी सुनाएंगे। ओके, महाशिवरात्रि भी। ओके, अब मैं एक बार माउंटेन के बारे में फिर से बता देता हूँ, सबने देख लिए होंगे इस समय। पहला आपका रहेगा चौखंबा, उसी के इधर की साइड पे है आपका जानूकूट, मंदानी ट्विंस टावर। उसके जो बीच का एरिया है, जो पेड़ दिख रहे हैं जिसमें, वो है आपका भागीरथी 1 2 3। उसके बाद जो पहला वाला माउंटेन दिखता है आपका, वो है येमबोक। उसके ठीक पीछे आजमा दिख रहा है ना ऐसे वाला, वो है आपका खर्च कुंड। उसके ठीक सामने की तरफ से इधर की साइड आ जाओ तो थोड़ा सा, वो है आपका सुमेरु। और इधर सीधे सामने जहाँ पे वो बादल टच हो रहे हैं ना, वो है केदार पर्वत। और जो पीछे से यूं इस तरीके से जा रहा है ना, यूं इस तरीके से, वो है केदार डोम। और थोड़ा आगे आ जाओ तो डोम अब दिख रहा है। हाँ, थोड़ा और आगे आ जाओ तो भारत। हाँ, और जो केदारनाथ की जो चोटी है, जो ऊपर टिप है, पूरी 7000 मीटर है वो।